हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी और ओशनोग्राफी में हमने कंप्लीट किया था 34th नंबर क्वेश्चन से। आज देखेंगे 35th नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइडल बल्ज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द टाइडल बल्ज? Centrifugal force and gravitational force work together to create a tidal bulge. On Earth's surface, horizontal tide generating force are more prominent than the vertical forces. On wide continental bulge, tidal bulge are low in height. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। टाइडल बल्ज इस एक्चुअली ये जो होता है उसको बोलते हैं, ये जो बल्जिंग हो जाता है इसको बोलते हैं टाइडल बल्ज। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं टाइडल बल्ज को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। टाइड्स के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। अर्थ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल जो टाइड होता है जनरेटिंग फोर्सेस जो होते हैं वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं कंपेरिजन टू वर्टिकल फोर्सेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल बल्ज टाइडल बल्ज आर लो इन हाइट, नहीं। ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट जो थर्ड है वो करेक्ट नहीं है। 1 और 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। टाइडल बल्ज जो होता है बिकॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज क्लोजेस्ट टू द मून प्रोड्यूसेस टाइडल वेव्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमने देख लिया था कि मून की ग्रेविटी की वजह से फॉर्मेशन होता है टाइड का ऑन द अर्थ। मून प्रोड्यूसेस tidal waves. The other side of the earth which is farthest from the moon is generated by the centrifugal. अब इधर में मून का अगर फोर्स लग रहा है, इधर सन भी है, तो इधर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है अर्थ का वो लगता है और इसी की वजह से होता है किसका फॉर्मेशन, टाइडल बल्ज का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ में हॉरिजॉन्टल टाइड जो होता है जनरेट करता है मोर फोर्सेस, जनरेटेड फोर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्सेस। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होता है वो मोर इंपॉर्टेंट होता है वर्टिकल फोर्सेस के कंपैरिजन में। टाइडल बल्जेस ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैव ग्रेटर हाइट। व्हेन टाइडल बल्ज हिट एंड मिड ओशनिक आइलैंड्स दे बिकम लो। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली चूज द करेक्ट कोड। इनमें से हमें करेक्ट कोड चूज करना है। इनमें से कौन सा जो कोड है वो करेक्ट है। तो पहला है कि डायर्नल टाइड किसको कहते हैं, सेमी डायर्नल, मिक्स टाइड और नीप टाइड। तो डायर्नल टाइड जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड। मतलब डायर्नल का मतलब दिन में 2 बार जो टाइड होगा वो दिन में 2 बार होगा, एक हाई टाइड होगा और एक लो टाइड होगा। सेमी डायर्नल का मतलब क्या होता है, सेमी डायर्नल का मतलब 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। मिक्स टाइड का मतलब क्या हो गया, मिक्स टाइड का मतलब हो गया आपका वेरिएशन इन हाइट्स। निप टाइड में क्या होता है, सन मून और अर्थ जो होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 2 4 1 3। तो डायर्नल टाइड क्या होता है, ये एक साइकिल होता है जिसमें 1 हाई टाइड का फॉर्मेशन होता है और एक लो टाइड का फॉर्मेशन होता है ईच लूनार डे में। ठीक है, डायर्नल टाइड कहाँ पे मिलता है, गल्फ ऑफ मैक्सिमो में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। सेमी डायर्नल टाइड का जो साइकिल होता है उसमें 2 नियरली इक्वल हाई टाइड्स होते हैं और 2 नियरली इक्वल लो टाइड्स होते हैं और ये इनका फॉर्मेशन जो होता है एवरी लूनार डे में होता है और दे हैव अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स 25 मिनट का। वेवलेंथ जो होता है वो मोर होता है देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ध्यान में रखेंगे, वेवलेंथ जो होता है सेमी डायर्नल टाइड में वो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ के आधे से ज़्यादा होते हैं। टाइड्स हैव वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स टाइड। ऐसे टाइड्स जिसका हाइट में वेरिएशन हो उसको बोलते हैं मिक्स टाइड और ये अकर होते हैं मेनली कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका along the coast of many islands of the Pacific Ocean. There is a gap of 7 days between the spring tide and the neap tide. ध्यान में रखेंगे, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में गैप होता है 7 दिन का। At this time the sun, earth and the moon are at the right angles to each other and the power of the sun and the moon act opposite to each other. 37th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assertion and reason, choose the correct
कोड, हमें करेक्ट को चूज करना है। पहला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीप टाइड हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज एबव नॉर्मल। नीप टाइड अगर ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है कि नीप टाइड के टाइम पे हाई टाइड जो होता है वो बिलो नॉर्मल होता है, जबकि लो टाइड जो होता है वो एबव नॉर्मल होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हाई टाइड ये नीप टाइड कब अकर होता है? जब सन मून और अर्थ जो होते हैं राइट एंगल पे होता है। नीप टाइड अकर ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून, ये गलत है। यहाँ पे असर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नीप टाइड में क्या होता है कि हाई टाइड रिमेन जो होता है 20% लेस होता है नॉर्मल टाइड से, और लो टाइड जो होता है हायर होता है नॉर्मल टाइड से। नीप टाइड में क्या होता है? अपोजिट, ये अपोजिट होता है स्प्रिंग टाइड के, और ये अकर नहीं होता है न्यू मून और फुल मून को, ये होता है 7th और 8th डे फ्रॉम द दीज टू एक्सट्रीम्स। तो ध्यान रखेंगे स्प्रिंग टाइड जो होता है वो अकर होता है न्यू मून और फुल मून को। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? When moon is at perigee, there is unusually low and high tides. When moon is at opposite, the tidal range is the greatest. When earth is at the aphelion, the tidal range is less than the average. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि when moon as perigee, ध्यान रखेंगे perigee का मतलब क्या होता है? perigee का मतलब होता है कि जब मून जो है, मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा, उसको बोलते हैं पेरिजी। अपोजी का मतलब होता है जब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि जब मून पेरिजी पे होगा देयर इज अनयूजुअली लो एंड हाई टाइड। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे अनयूजुअली लो और हाई टाइड होता है। जब मून जो होगा अपोजी पे होगा, टाइडल रेंज जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। नहीं, अपोजी का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि जब मून जो होगा अर्थ से दूर होगा तो वहाँ पे टाइडल रेंज जो होगा वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। When Earth is at the aphelion, the tidal range is less than the average. ये बिल्कुल एपिहेलियन का मतलब है सन और मून के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो। पेरीहेलियन सन और मून के बीच का डिस्टेंस जो हो वो कम हो। तो 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी को बोलते हैं क्या चीज़? टाइड होते हैं, वो वंस और ट्वाइस अ डे होता है। और मेनली ये क्यों होता है? सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से होता है। ये सब हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया। वंस इन ए मंथ, मंथ में क्या होता है एक बार कि जो मून होता है वो अर्थ के नज़दीक होता है, जिसको पेरिजी कहते हैं। और इस टाइम पे क्या आकर होता है? अनयूजुअल हाई और लो टाइड आकर होता है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन नॉर्मल होता है। और जब अर्थ जो फारदेस्ट होता है सन से उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, और ये होता है 5 जुलाई को। और टाइडल रेंज जो होता है लेस होता है, एवरेज से कम होता है, ठीक है। और जब मून जब अर्थ से दूर होता है तो उसको अपोजी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यहाँ पे लिमिटेड होता है। ये सब हमने देख लिया। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओशनिक करंट? ओशनिक करंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? एंड ओशनिक करंट इज फॉर्म्ड बाय द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ वाटर। ओशनिक करंट्स आर फॉर्म्ड बाय जनरल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओशनिक करंट टेक्स प्लेस बाय द अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ मून। ओशनिक करंट्स आर फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओशनिक करंट, आपको पता होगा कि ओशनिक करंट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड ओशन करंट। और ये एक्चुअली क्या होता है? ये जनरल मूवमेंट ऑफ मासेस ऑफ वाटर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओशनिक करंट किसकी वजह से होता है? जनरल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है इसका। और रेगुलर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन में मूव करते हैं। 10% ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड इज इंक्लूडेड इन सरफेस करंट। और इनमें सरफेस करंट का जो होता है वो रोल प्ले होता है। ओशनिक करंट इज फॉर्म्ड बाय ए कंटिन्यूअस जनरल मूवमेंट ऑफ वाटर। ओशनिक करंट जो होता है फॉर्म होता है कंटिन्यूअस जनरल मूवमेंट ऑफ वाटर से। ओशनिक करंट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं? ग्रेविटी, विंड, कोरियलिस फोर्सेस, वाटर डेंसिटी, ये सब जो है वो रोल प्ले करते हैं। और टेम्परेचर और सैलिनिटी का डिफरेंसेस में रोल प्ले करते हैं ओशनिक करंट के मूवमेंट में। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इज आर इनकरेक्ट, सॉरी।
यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ओशनिक करेंट मूव एट अ ग्रेटर स्पीड डीप इनसाइड द ओशंस देन ऑन द सरफेस। Coriolis force result in the formation of gyres over the surface of the ocean. The less the speed of the current, the more is its strength। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ओशनिक करेंट जो होता है ग्रेटर स्पीड में होता है सरफेस ऑफ द अर्थ का, ठीक है। और सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ अर्थ बोलिए, सरफेस ऑफ वाटर का जो 10% वाटर होता है होल वाटर का, तो ये जो है रॉन्ग है। सेकेंड जो है कोरियलिस फोर्स जो है वो जायरे का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अटलांटिक ओशन में, नॉर्दर्न अटलांटिक, सदर्न अटलांटिक में हमें जायरे का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पैसिफिक में देखने को मिलता है, इंडियन ओशन में देखने, तो ये कोरियलिस फोर्स की वजह से ही होता है और उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ जायरे इन द सर्फेस ऑफ द ओशन। बिल्कुल करेक्ट बात है। द लेस द स्पीड ऑफ करेंट द मोर ऑफ, ये तो हमें समझ ही आ रहा है कि किसी में अगर स्पीड ज़्यादा हो तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अगर स्पीड कम हो तो उसका स्ट्रेंथ तो कम होगा ही ना। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो ए और डी जो है, ए और सी जो है वो हमारा रॉन्ग आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यूजुअली द करेंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द अर्थ सरफेस। तो जो करेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं कहाँ पे, सरफेस के नियर में। डेप्थ पे करेंट्स जो होते हैं वो जनरली स्लो होते हैं। और स्ट्रेंथ जो होता है करंट का रेफर दैट द स्पीड ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ ही किस चीज़ को बताया, स्पीड ऑफ द करंट को बताता है। फास्ट करंट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग करंट। करंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस एंड द डिक्रीजेस, इसका स्पीड जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है जैसे जैसे डेप्थ जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग forces are responsible for providing initial movement to the oceanic current। तो इनमें से कौन सा जो फोर्सेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए ओशनिक करंट का, हमें बताना है। तो सोलर इंसोलेशन, बिल्कुल सोलर इंसोलेशन क्या करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द वाटर का, वाटर में रोल प्ले करते हैं। सैलिनिटी, बिल्कुल सैलिनिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। हाई सैलिनिटी क्या करता है, जो वाटर का लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देता है, डाउन कर देता है। कोरियलिस जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड इनिशियल मोमेंट में सैलिनिटी का रोल नहीं होता है, सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी रोल होता है, पर प्राइमरी जो रोल होता है वो सोलार इंसोलेशन का होता है, कोरियलिस फोर्स का होता है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं इनिशियल मोमेंट, ध्यान रखना है आपको एग्जाम में कि यहाँ पे प्राइमरी रोल और इनिशियल मोमेंट में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सैलिनिटी का रोल होता है लेकिन इनिशियल मोमेंट में नहीं होता है, सेकेंडरी रोल प्ले करता है। तो 1, 3 और 4 जो है वो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सोलार इंसोलेशन, कोरियलिस फोर्स, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जो ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इनिशियल मोमेंट के लिए ओशन करंट का। ओशन करंट्स आर लाइक अ रिवर फ्लो इन द ओशन। ओशन करंट से एक टाइप का लगता है कि वो रिवर फ्लो हो रहा है ओशन में, और डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, रेगुलर मूवमेंट होता है वाटर का। ओशन करंट जो होता है इन्फ्लुएंस होता है किससे, प्राइमरी फोर्सेस से जो इनिशिएट करता है, और सेकेंडरी फोर्स जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो प्राइमरी फोर्सेस क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसोलेशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, इनका रोल प्ले, कोरियलिस फोर्स हो गया, ठीक है, विंड हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओशनिक करंट। ओशनिक करंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मोर देन 90% ऑफ ओशनिक करेंट्स अकर इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। Movement of deep water current is mainly influenced by density and gravity. Surface current move from equator to poles whereas deep current moves from the poles to equator। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। हमने जस्ट देखा कि 10% जो ओशन करंट जो होता है वो अकर होता है सरफेस ऑफ द ओशन। 10% ऑफ द जो ओशनिक करंट होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सरफेस ऑफ द ओशन के ऊपर होता है, और स्पीड भी हमें सरफेस ऑफ द ओशन पे ही देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। जबकि 90% जो ओशनिक करंट अकर होता है वो कहाँ पे होता है, डीप ऑफ द ओशन। मोमेंट जो होता है डीप वाटर का वो मेनली इन्फ्लुएंस होता है किससे, डेंसिटी और ग्रेविटी से। डेंसिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैलिनिटी। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सरफेस करंट जो होता है वो मूव करता है इक्वेटर से पोल के साइड, जबकि जो डीप करंट होता है वो मूव करता है
पोल्स टू इक्वेटर। बिल्कुल ये भी सही है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। और डीप वाटर करंट जो होता है 90% ओशनिक वाटर करंट को प्रमोट करते हैं और ये ओशनिक बेसिस पे मूव करते हैं ड्यू टू वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड द ग्रेविटी। डीप वाटर सिंक करते हैं डीप ओशन बेसिन में हाई लेटीट्यूड पे टेम्परेचर जो जहाँ पे होते हैं कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज। ठीक है, कोल्ड ओशनिक जो करंट होते हैं वो कोल्ड वाटर यानी पोल्स पे अगर होते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर कैन मॉडिफाई द मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ओशनिक करंट। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है रोल प्ले कर सकते हैं मॉडिफिकेशन में मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट में? हमें बताना है melting of ice in the polar areas, bottom topography of oceans, orientation and configuration of the coast and seasonal winds। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये चारों ही प्ले रोल करते हैं किसमें? ओशनिक करंट के मोमेंट और डायरेक्शन में, उनके मॉडिफिकेशन में। मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर एरिया बिल्कुल सही होता है। बॉटम टोपोग्राफी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, खास करके हमें डीप जो करेंट्स होते हैं उनमें हमें बॉटम टोपोग्राफी का रोल देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन और कन्फिगरेशन ऑफ द कोस्ट, बिल्कुल अगर आप गल्फ स्ट्रीम ओयासियो कुरसियो अगुलहास करंट को देखेंगे तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। सीजनल विंड्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है और ये हमें मॉनसूनल यानी इंडियन ओशन में जो करेंट्स का मूवमेंट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये चारों का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो सारे फैक्टर जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ द ओशनिक करंट में और उनके स्पीड और डायरेक्शन को भी में भी रोल प्ले करते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस और जो पोलर रीजन में होता है वो इंक्रीज क्या कर देते हैं? वो अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देते हैं और कॉज करते हैं करंट को फ्लो करने के पोलर रीजन से इक्वेटर तक। टोपोग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसी वजह से क्या होता है इक्वेटोरियल करंट जो होता है अटलांटिक ओशन में कोलाइड्स होता है किससे? मिड अटलांटिक रिज से और टर्न हो जाता है नॉर्थ एंड साउथ में। कोस्टलाइन का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है और अगर आपको ओशनिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप डिटेल वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फिगर के साथ बताया हुआ है ओशन, वहाँ पे जो जायरे है उसके बारे में भी मैंने बताया है। कोल्ड करंट वार्म करंट, फिर जब कोल्ड करंट वार्म करंट जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ और किसका कैसे रोल प्ले, वो कोस्टल रीजन पे कैसे रोल प्ले करते हैं। 44th और मतलब ईस्टर्लीज विंड उसमें कैसे रोल प्ले करते हैं, वेस्टर्लीज विंड कैसे रोल प्ले करते हैं, ये सब बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग assertion एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड आर फाउंड ऑन द रीजन ऑफ मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट रिप्लेनिश लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका? एसर्शन का। तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो होता है वो कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे वो कोल्ड और वार्म करंट जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और वो यही रीज़न है वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति करता है और फेवर करता है किस? ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टन्स को। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, और ग्रैंड बैंक हमें देखने को मिलता है न्यूफाउंडलैंड में, कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द जापान में। 45th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा जो फैक्टर होता है वो रोल प्ले करता है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट एक्चुअली होता है क्या है? आप जब फिगर में देखें तो मान जाइए इधर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब इधर से वाटर को कैरी करते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में जो वाटर होता है वो पाइल अप हो जाता है और पाइल अप हो जाता है तो एक इसके अपोजिट में इसको बैलेंस करने के लिए एक जो करंट है वो फ्लो करती है जिसको काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशियन में जमा हो जाता है तो फॉर्मेशन होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट का। ठीक है, तो in an eastward flow of sea water in opposite to the westward equatorial current in the Atlantic Pacific and Indian Ocean। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशनिक सर्कुलेशन इन द इंडियन ओशन। तो इनमें से कौन सा जो है डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक बताता है ओशनिक सर्कुलेशन का इंडियन ओशन में? हमें बताना है absence of cold oceanic current, presence of only cold oceanic current, seasonal reversal of oceanic circulation,
मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट। तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है? इंडियन ओशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बिल्कुल हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलता है सीजनल रिवर्सल ऑफ द ओशनिक सर्कुलेशन। और यही इंपॉर्टेंट सीजनल रिवर्सल, आपको पता है मॉनसूनल विंड जो है उसका बहुत, मॉनसूनल विंड ही एक्चुअली क्या होता है, वो भी सीजनल रिवर्सल होता है विंड्स का। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, कहाँ पे? इंडियन ओशन में, ठीक है। Therefore, unlike most of the Pacific or Atlantic Ocean, current in the North Indian Ocean vary with the season। और आप डिटेल वीडियो में जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे रिवर्सल होता है, क्या क्या होता है। Which of the following is a warm oceanic current? Falkland current, Florida current, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कोल्ड करंट अगर आप मैप में थोड़ा सा जाकर देखेंगे या डिटेल वीडियो को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कौन सा जो करंट है वार्म है, कौन सा जो है कोल्ड है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको कंसेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, जगह का मैपिंग का थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो आप पता कर पाएंगे कि ओशनिक करंट कौन कौन से कैसे और कैसे ये इमर्ज होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सब। तो फॉकलैंड करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और फ्लोरिडा करंट, इनमें से जो फॉकलैंड है वो कोल्ड करंट है, जबकि फ्लोरिडा करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होता है वो वार्म करंट होता है। वार्म करंट हमेशा कहाँ से मूव करता है? वो मतलब इक्वेटर से साउथवर्ड मूव करेगा और कोल्ड करंट ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा आपका वार्म करंट। फ्लोरिडा करंट आपको देखने को मिलता है इधर अटलांटिक ओशन में, ठीक है। और फॉकलैंड ब्राजीलियन कोस्ट के पास देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2, 3 जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिडा और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो वार्म करंट है, जबकि फॉकलैंड करंट जो होते हैं वो कोल्ड करंट होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशनिक करंट। इनमें से कौन सा जो है कोल्ड ओशनिक करंट है, हमें बताना है। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ऑब्वियसली ये इक्वेटोरियल करंट है तो वो कोल्ड करंट तो नहीं ही होगा। फोर्थ हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। एंटीज करंट जो है वो वार्म करंट है। बेंगोलिया करंट कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो भी कोल्ड करंट है। तो सेकेंड और थर्ड जो है वो कोल्ड करंट है, जबकि काउंटर इक्वेटोरियल और एंटीज जो है वो वार्म करंट है। आप जरूर जाके मैप में विजिट करेंगे फिर आपको ध्यान में आएगा। कोल्ड करंट आपको पता है कोल्ड वाटर को लेके आती है, वार्म वाटर को वार्म करंट लेके आती है। 49th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हमें चूज करना है, बताना है कौन कैसे मैच करता है। तो यहाँ पर है क्रोसियो करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, हमबोल्ट करंट। अभी हमने जस्ट देखा कि क्रोसियो जो करंट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है। उसके बाद वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, यानी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो सी हो जाएगा आपका, सी में या तो कोल्ड या तो 4 होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्रोसियो करंट जो होता है वो वार्म करंट होता है और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो भी वार्म करंट होता है, इसका थर्ड हो जाएगा और ये हमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्रोसियो करंट वार्म करंट होता है, ये हमें देखने को मिलता है जापान में। और स्ट्रॉन्ग सरफेस ओशनिक करंट का फॉर्मेशन होता है पैसिफिक करंट में। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो वार्म करंट होता है, स्ट्रॉन्ग अटलांटिक ओशन करंट। और ये ओरिजिनेट होता है कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको एक्सटेंड टू द टिप ऑफ फ्लोरिडा। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट होता है, सदर्न ओशियन से इसका ओरिजिनेशन होता है। हमबोल्ट करंट जिसको पोरियो करंट भी कहते हैं और ये हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन और ये भी कोल्ड करंट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विथ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से कौन सा जो करंट है वो एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली वो है अगुलहास करंट और ये एक वार्म करंट है। ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? अफ्रीकन कोस्ट पे। अफ्रीकन कोस्ट पे हमें देखने को मिलता है, जो ये अफ्रीका का जो कोस्ट है यहाँ पे
जो वार्म करेंट है ये अगुलहास हो जाता है, और यहाँ पे बेंगोला करेंट जो कि कोल्ड करेंट होती है। ये वार्म करेंट होता है, जनरेट होता है इन सच वे दैट ब्रांच ऑफ साउथ इक्वेटोरियल जो इंडियन ओशन की करेंट होती है वो मूव करती है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द मोजम्बिक, और मोजम्बिक के पास जो करंट मूव करती है उसको मोजम्बिक करंट कहते हैं, और मोजम्बिक और उसके जो अफ्रीकन रीजन होती है उसको अगुलहास करंट कहते हैं। जो दोनों का कंबाइंड ब्रांच एक्चुअली अगुलहास करंट कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, तो इनमें से कौन सा जो है वो एक्सप्लेन करता है ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट, डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ द काम नियर द इक्वेटर। तो एक्चुअली ईस्टवर्ड जो फ्लो होता है काउंटर इक्वेटर करंट का, उसमें जो अर्थ का रोटेशन होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये प्रमोट करता है किसको, ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल करंट। देयरफॉर अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्टवर्ड ऑफ इक्वेटोरियल करंट। अब हम देखेंगे ओशनिक डिपॉजिट्स से कुछ क्वेश्चंस को, और पहला है इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कोरल डिपॉजिट्स इन द ओशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कोरल डिपॉजिट्स। तो लार्जेस्ट कोरल डिपॉजिट्स occur in the tropical region. Corals are made of calcium carbonate obtained by the coral polyps. Coral development in the region having clear salt water. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लार्जेस्ट कोरल डिपॉजिट जो है वो हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में। कोरल्स जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और वो कोरल पॉलिप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोरल डेवलप होते हैं इन अ रीजन जिसका जो हैविंग क्लियर सॉल्ट वाटर, जहाँ पे सॉल्ट वाटर जो होता है वो क्लियर होता है, मतलब फिल्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कोरल जो होता है, कोरल रीफ जो होता है वो बना होता है किसका, वो कॉलोनी होता है टाइनी लिविंग क्रिएचर का, जो कि ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाते हैं जिनको पॉलिप्स कहते हैं। और सबसे बड़ा जो रीफ जो क्रिएशन है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन में, जो हमें स्पेस से भी दिखाई देता है। कोरल डिपॉजिट जो होते हैं वो अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं और फॉर्म्ड होते हैं कोरल पॉलिप से। जब एक दूसरे को वो जमा होते जाते हैं तो उसका फॉर्मेशन होता है। 53rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ओशनिक डिपॉजिट ऑन द बेड ऑफ द ओशन। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द ओशनिक डिपॉजिट जो कि बेड ऑफ द अर्थ ओशन पे होता है। ओशनिक डिपॉजिट फॉर्म द बाय मटेरियल derived from the land are known as terraneous deposits. Deposits on the ocean can be derived from materials obtained only from the surface. Deposits formed by the cells of marine animals and plants are known as pelagic deposits. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो डिपॉजिट्स लैंड से मटेरियल जाता है उसको टेरिजेनियस डिपॉजिट्स कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। और जो ओशन से जो डिपॉजिट जो ओशंस में होता है वो सिर्फ मटेरियल जो सरफेस से प्राप्त होता है वही नहीं होता है, ये गलत है। और मरीन एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से जो डिपॉजिट होता है उसको पेलेजिक डिपॉजिट कहते हैं। बिल्कुल ए और सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर कॉल्ड एज, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पाया जाता है उसको टेरिजेनियस डिपॉजिट कहते हैं। पेलेजिक डिपॉजिट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही होते हैं, वो डीप ओशन में मिलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज और ट्रेंचेस और एबिस्टल प्लेन पे। 54th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको अगर पता नहीं है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप राइज में क्या डिफरेंसेस है तो आप जाकर डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। 54th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द टेरिजेनियस डिपॉजिट्स। टेरिजेनियस डिपॉजिट्स रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। टेरिजेनियस डिपॉजिट आर मोस्टली डिपॉजिटेड ऑन कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्वार्ट्ज इज ए टेरिजेनियस डिपॉजिट फाउंड इन द ओशंस। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो टेरिजेनियस डिपॉजिट होते हैं मोस्टली डिपॉजिटेड होते हैं कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद सेल्फ ब्रेक होता है और फिर होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, वहाँ पे टेरिजेनियस डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्वार्ट्ज जो होता है वो टेरिजेनियस डिपॉजिट होता है जो ओशन में फाउंड होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
क्वार्ट्ज और वोल्केनिक एसेस जो होते हैं वो टेरिजिनियस डिपॉजिट्स होते हैं। 55th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 55th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेड क्ले। रेड क्ले के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो रेड क्ले जो होता है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड प्लाजिक डिपॉजिट्स होता है, बिल्कुल सही बात है। रेड क्ले इज एन ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, ये गलत है। मोर देन 50% ऑफ पैसिफिक ओशन इज कवर्ड विद द रेड क्ले, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रेड क्ले जो होता है मेनली कंपोज्ड होता है किसका? सिलिकॉन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का, और ये इंक्लूड कर सकता है फॉस्फोरस मैंगनीज और आयरन्स का, ठीक है। और ये मेनली किससे फॉर्म होता है? वोल्केनिक एक्टिविटी से ये फॉर्म होता है, ठीक है। और ये होता है इनऑर्गेनिक डिपॉजिट। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स इन द ओशन, इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स है? वोल्केनिक डस्ट तो इनऑर्गेनिक हो गया, सैंड भी आपका इनऑर्गेनिक हो गया, कैल्सीरियस ओज और सिलिसियस ओज ये दोनों ही ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स है जो हमें मिलते हैं ओशन पे, और डीप ओशन में मिलते हैं मेनली। और उस जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो बना होता है लिक्विड क्ले से। ओजेस जो होते हैं वो बने होते हैं लिक्विड क्ले से, और वो कंटेन करते हैं सेल्स और स्केलेटन ऑफ वेरियस मरीन ऑर्गेनिज्म। ओजेस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सेल्स और स्केलेटन को। पेलेजिक डिपॉजिट्स आर दो डिपॉजिट जो डीप सी प्लेन्स में पाए जाते हैं, डीप सी ओशंस में पाए जाते हैं, उनको पेलेजिक डिपॉजिट्स कहते हैं। और वो कंसिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स को जो कि प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। वोल्केनिक डिपॉजिट्स मेनली क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं, सैंड भी होता है इनऑर्गेनिक डिपॉजिट। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है ओशनोग्राफी। थैंक यू सो मच, बाय।